तो आज हमारा डे 4 है पॉलिटी के सीरीज में। आज हम चर्चा करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। जैसे कि 3 लेक्चर जो है हमने पहले ख़त्म कर दिए हैं, जिसमें हमने पॉलिटी के जो बैकग्राउंड था पीछे उसको समझने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। दरअसल में सिटीजनशिप जब वर्ड आता है तो ये डिफ़ाइन करता है किसी भी देश के यानी कि फुल मेंबरशिप को, एक तरह से, यानी कि उसको पॉलिटिकल एंड सिविल दोनों प्रकार के राइट्स जो है वो मिले हुए होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है वो हमें सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। इसमें जो है बुलेट नोट्स बने हुए हैं, आपको रिवीजन के लिए जो है बहुत शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। आपने डेफिनेटली कोई ना कोई बुक जो है आप रेफ़र कर रहे होंगे, तो आप जो है रेफरेंस के लिए उस बुक का यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, या और फिर रिवीजन के लिए आप इन नोट्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर भारत के संदर्भ में बात करें हम, तो भारत में भी जैसे सिटीजनशिप जो है वो हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इसके अलावा भी हम जो एलियन कंट्री के होते हैं यानी कि फॉरेन सिटीजन होते हैं, उनको भी 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं मित्र राष्ट्र रख लो, और दूसरे शत्रु राष्ट्र, यानी कि इस तरह की क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। यानी कि विदेशी शत्रु में तो वो आगे जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो या किसी तरह का संघर्ष चल रहा हो, और उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं। वहाँ के जो भी नागरिक होते हैं उनको जो है वो कम राइट्स दिए जाते हैं कंपैरिजन टू मित्र राष्ट्र, यानी कि उन्हें गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध जो सुरक्षित नहीं होते हैं उनको डिटेन किया जा सकता है, जबकि मित्र राष्ट्रों को इसकी छूट होती है। देखिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जो फॉरेन सिटीजन होते हैं उनको भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, पर कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियंस को ही मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 15 में जो प्रावधान है वो सिर्फ भारतीयों को ही है। क्या है आर्टिकल 15? वो बताता है कि धर्म, मूलवंश, जाति और सेक्स या बर्थ प्लेस के आधार पर किसी के साथ भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर वही आर्टिकल 16 जो है वो अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद हमारा आर्टिकल 19 है, वो स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यवसाय इत्यादि, ये सब जो है वो सिर्फ भारतीयों के लिए है। फिर आर्टिकल 29 एंड 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो राइट है वो भी सिर्फ इंडियंस को ही दिए जाते हैं। अगर हम पॉलिटिकल राइट की बात करें तो वो आर्टिकल 325 में है, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में मतदान का अधिकार, ये भी सिर्फ इंडियंस को ही मिलता है, यानी कि फॉरेन सिटीजन को नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रावधान हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए है, या भारतीयों के लिए है, फॉरेन कंट्री के जो भी सिटीजन होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। इसके बाद अगर हम संवैधानिक पहलुओं की बात करें तो भारत में जो इसमें जैसे ये मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद अगर हम इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें जिसमें हमें सिटीजन का वर्णन देखने को मिलता है, तो वो है आपका आर्टिकल 5 to 11 और पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है हमें सिटीजनशिप के बारे में जानकारी मिलती है। पर यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, सिर्फ 1950 तक जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस समय जो भारत के सिटीजन बने थे, सिर्फ उनके लिए जो है उनके लिए जो सिटीजन की व्यवस्था हुई, सिटीजनशिप जो उनको मिली है, सिर्फ उसी तक सीमित है। उसके बाद जो इसमें जैसे कि किसी की नागरिकता की हानि कैसे होगी या कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे ले सकता है, वैसे प्रोविज़न इसमें कहीं भी नहीं थे। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, यानी कि पार्लियामेंट ने समय के साथ इन चीज़ों में फिर समय के साथ इन चीज़ों को लेकर के कानून बनाए, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर्ड करता है, रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। तो इसी के अंडर जो है वो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। इस आर्टिकल के अंडर ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस आर्टिकल के थ्रू जो है पार्लियामेंट जो है वो सिटीजन को रेगुलेट करने के लिए लॉ बना सकती है। तो आर्टिकल 11 है ये। अगर हम आर्टिकल 5 to 8 की बात करें तो ये जो है वो एट द कॉमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, यानी कि जब इसका जो है हमने एग्जीक्यूट हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस समय के जो भी प्रावधान थे उनको इंडिकेट करता है। आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 5 जो है ये बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल इन इंडिया ऑन 26 जन 1950, यानी कि जो 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने थे उनके सिटीजनशिप की बात करता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 की बात करें तो ये बात करता है पाकिस्तान, यानी कि सिटीजनशिप फ्रॉम माइग्रेट्स
फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19 जुलाई 1948 आफ्टर विद रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो लोग जो है वो माइग्रेट हुए हैं कहाँ से, पाकिस्तान से भारत में 19 जुलाई 1948 के पहले। तो इस तरह से हमारा आर्टिकल 7 जो है वही चीज़ बात करता है, सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान एक्सक्लूडेड अनलेस रिटर्निंग फ्रॉम द रीसेटलमेंट परमिट, तो आर्टिकल 7 इससे संबंधित है। फिर उसके बाद आर्टिकल 8 जो है वो करता है बात कि पर्सनस ऑफ इंडियंस ओरिजिन अब्रॉड कुड रजिस्टर एट इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस, तो ये उसके जो भी राइट्स हैं उसके बारे में बात करता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है 26 जैन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट एंड सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन। इसमें 4 कंडीशंस थी। पहला तो था कि 19 जुलाई 1948 कट ऑफ डेट फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान फॉर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कट ऑफ डेट का भी। फिर अगला था बिफोर 19 जुलाई 1948 ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजनशिप इफ़ डोमिसाइल्ड इन इंडिया ऑन 26 जैन 1950। फिर अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो नीड टू रजिस्टर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट रिजाइड इन इंडिया फॉर 6 मंथ, तो आपको जो है 6 मंथ तक भारत में रहना ज़रूरी था। नेक्स्ट जो प्रावधान था वो था आपका माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 नॉट इंडियन सिटीजन अनलेस दे रिटर्न विद रीसेटलमेंट परमिट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब प्रावधान थे, यानी कि 4 कैटेगरी हमें मेनली इसमें देखने को मिलती है। तो इसमें वैसे अगर इसमें हम डिटेल्ड बात करें तो ऐसा व्यक्ति, पहला जो प्रावधान है वो बताता है कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है। शर्त क्या है? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भी भारत में रह रहा हो, तो वो आर्टिकल 5 के अंडर जो है भारत का सिटीजन कहलाएगा। तो इस तरह के प्रावधान इसमें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम इनकी जो भी व्यवस्था है उसको देखें तो 4 कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। पहला तो ये व्यक्ति, यानी जो भारत का जो है ओरिजिनल रिज़ाइड करता है भारत में ओरिजिनली। फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो। तीसरा जो भारत से पाकिस्तान गया हो पर भारत से फिर पाकिस्तान से भारत लौट आया हो। और चौथी कैटेगरी है भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, यानी कि NRI बोल लीजिए जिनको। तो आर्टिकल 8 जो है वो ओवरसीज़ इंडियंस, यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया कैन रजिस्टर एज अ सिटीजन एट डिप्लोमेटिक मिशन इफ बोर्न टू इंडिया पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स। ये सभी उन चीज़ों से डील करता है आर्टिकल 8। देन जो हमारा नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें देखिए, इसमें हमें जो जैसा कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट को जब महसूस हुआ, पार्लियामेंट को एम्पावर किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है सिटीजनशिप से संबंधित, तो उन्होंने जो है वो सिटीजनशिप एक्ट लाए वो 1955 में। इनेक्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स एंड रेगुलेट था। क्या इसमें 3 चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, पहला जो था आपका एक्विजिशन को, दूसरा टर्मिनेशन को और चौथा जो अदर मैटर्स थे। तो यानी कि पहली तो सबसे बड़ी समस्या थी कि किन को सिटीजनशिप दिया जाए, दूसरी थी कि कैसे सिटीजनशिप ख़त्म होगा किसी भी भारतीय नागरिक का, और उससे अदर रिलेटेड जो भी मैटर्स थे। तो इसके बाद जो इसमें अमेंड हुए हैं टाइम टू टाइम पे, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, 2005, 2019। तो 2019 जबकि रिसेंट है तो हम उसके ऊपर भी एक नज़र मारेंगे। उसके बाद जो है मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करें तो बाय बर्थ आप इंडियन सिटीजन कहला सकते हैं। तो बाय बर्थ जो है वो आप कैसे इंडियन सिटीजनशिप कहला सकते हैं, जैसे कि भारत में 26 जैन 1950 को या उसके बाद पर 1 जुलाई 1947 से पहले जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म, यानी कि पेरेंट्स के जन्म की नेशनैलिटी के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, यानी कि 1 जुलाई के बाद जो होगा वो उसको फिर उसमें उससे पहले जो होगा उसका सिर्फ जन्म भारत में होना चाहिए, माँ बाप बाहर के भी हैं तब भी चल पड़ेगा, पर उसके बाद अगर है तो फिर उनमें से माँ बाप में से एक जो है वो भारत का व्यक्ति होना ही चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माँ बाप दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो या माता पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो या दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो ये सब कंडीशंस हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है
इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें एक चीज़ मैं एडिशन कर देता हूँ कि भारत में पदस्थ जैसे विदेशी राजनयिकों या शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। शत्रु को तो समझ सकते हैं कि जो भी एनिमी कंट्री के जो भी सिटीजन होंगे उनको तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, पर जैसे कि भारत में एम्बेसीज बनाते हैं दूसरी कंट्रीज़, तो अपने डिप्लोमेट को वहाँ पे रखते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो राजदूत वगैरह रखे जाते हैं या वो सब, तो वो भी भारत के सिटीजन नहीं होते हैं, उनको भी भारतीय सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। तो नेक्स्ट जो प्रोविज़न है एम्बेसी, मैं लिख देता हूँ, डिप्लोमेट ऑफ अदर नेशंस, वो भी इंडियन सिटीजन जो है वो नहीं कहलाते हैं। देन उसके बाद बात करें तो इसमें देखिए ये बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए नोट्स, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप बाय डिसेंडेंट यानी कि जो वंश के आधार पर भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म इस संदर्भ में इस रेफरेंस को जस्टिफाई करता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पर 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ हो और वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हो। ध्यान दीजिए, उसके पिता भारत के नागरिक हो। इस कंडीशन में फादर का इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। फादर्स शुड बी इंडियन। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है फादर जो है वो इंडियंस होने चाहिए। कब तक, क्या बताया मैंने कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद पर 10 दिसंबर 1992 से पहले जो है 26 1950 को या उसके बाद जो है, अगर उसके बाद की बात करें तो 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर 1992 ये डेट है से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो। जन्म उसका मान लीजिए भारत के बाहर हुआ हो, पर उसके फादर जो होंगे वो आपके इंडियंस ही होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत की नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माँ बाप में से कोई एक जो है वो इंडियंस हो। ये ध्यान दीजिए, कोई एक जो है वो अगर इंडियंस हो तो तभी वो भारत का नागरिक बन सकेगा। इसके बाद 1992 के बाद थर्ड जो कंडीशन है वो है, अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत की नागरिक नहीं हो सकता। 3 दिसंबर 2004 बाद भारत से बाहर पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। ये आप ध्यान रखें, इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा होता है तो वो वंश के आधार पर जो है वो आपका भारतीय सिटीजन होने का दावा नहीं कर सकता है। इसके लिए यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके नाम जन्म का पंजीकरण ना करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण ना हुआ हो, तो ये सब कंडीशंस है आपकी वंश के आधार पर। अगर हम रजिस्ट्रेशन से नागरिकता लेने की बात करें तो रजिस्ट्रेशन से आप भारतीय नागरिक कैसे बन सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वे निम्नलिखित जो कुछ एक कंडीशंस हैं उनको पूरा करता है। जैसे कि पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि वे भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से जो पहले 7 वर्ष तक भारत में रह चुका होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है इसमें कि रजिस्ट्रेशन से जो है वो कोई कैसे बनेगा, 7 साल तक भारत में रहना होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है आपका दूसरी है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो
अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो। दूसरा व्यक्ति वो जो भारत का जब पार्टीशन हुआ था तो उसके बाद जो है वो उसके पहले से किसी दूसरी कंट्री में रह रहा हो। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, यानी कि मैरिज के थ्रू भी आप जो है रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं इंडिया की। तो ये सब आप इसमें देख पाएंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कि भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे जो है वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। तो ये सब कंडीशंस इसमें रखी हुई है, तो आप इसके द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो नेचुरलाइजेशन है, यानी कि फॉरेनर्स कैन एक्वायर सिटीजनशिप इफ़ फुलफिलिंग रेजिडेंस एंड अदर्स कंडीशंस इन शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में जो भी कंडीशंस दी गई है अगर उनको फुलफिल करते हैं तो वो बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक ना बनते हो। फिर उसके बाद जो है यदि अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति से उस नागरिकता का त्याग कर देगा। यानी कि मान लीजिए अगर कोई ब्रिटेन का व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको पहले ब्रिटेन की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह का प्रावधान इसमें है। तो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएँ हैं वो उनका अच्छा ज्ञाता हो। तो ये सब इसमें मोटे मोटे से प्रोविजंस है। नेक्स्ट इनकॉर्पोरेट टेरिटरी है, तो सिंपल है कि अगर कोई भारत जो है किसी टेरिटरी को एक्वायर करता है तो वहाँ के सिटीजन जो है वो ऑटोमेटिकली भारत के सिटीजन कहलाएंगे। तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, एक्विजिशंस ऑफ एरिया। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है टर्मिनेशन कैसे होगा। तो पहली कंडीशन तो यही है कि वॉलेंट्री गिविंग अप कर दे, खुद त्याग दे दे। टर्मिनेशन इफ़ एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। डिप्राइवेशन, गवर्नमेंट जो है वो कैंसिल कर सकती है किसी भी सिटीजन की सिटीजनशिप को कुछ सर्टेन ऑफेंसेस में। तो इस तरह की ये चीज़ें, सर्टेन ऑफेंसेस का मतलब ये हो गया कि आप जो है नेशनल की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को किसी तरह से हार्म कर रहे हैं, तो आप तब भी ऐसे स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट। यानी कि आप नेशनल जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा इस कंडीशन में जो है वो आपकी सिटीजनशिप जो वो छीनी जा सकती है। अब इसकी बात करते हैं, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। पहला तो ऑब्जेक्टिव था कि प्रोवाइड इंडियन सिटीजनशिप टू प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। एलिजिबल कम्युनिटीज़ थी इसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, यानी कि मुस्लिम इसमें नहीं थे। कट ऑफ डेट थी एंटर्ड इंडिया ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2014। रिलैक्स्ड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस्ड नेचुरलाइजेशन पीरियड फ्रॉम 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स फॉर दीज ग्रुप्स। इसके बाद क्या हुआ, एक्सक्लूजन हुआ किसका, अप्लाइज ओनली टू पर्सनस फ्रॉम अबव 3 कंट्रीज मुस्लिम्स नॉट इंक्लूडेड। जो भी ऊपर 3 कंट्री के मुस्लिम थे उनको अलाउ नहीं किया गया। जियोग्राफिकल एग्जम्पशन की बात करें, एक्ट नॉट एप्लीकेबल। ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, यानी कि जो 6th शेड्यूल के एरियाज़ है उन पे भी इसको एग्जेम्प्ट किया गया। उसके बाद स्टेट विद इनर लाइन परमिट, ILP जो सिस्टम था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम में, वहाँ पर भी इसको जो है वो लागू नहीं किया गया। उसके बाद सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन पॉसिबल इवन इफ़ विदाउट वैलिड पासपोर्ट वीज़ा फॉर एलिजिबल ग्रुप्स। तो इस तरह के इसमें प्रावधान रखे गए थे। सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि भारत में जो है वो इंडिया फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप को, लाइक द UK, मीनिंग ऑल इंडियंस आर सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, देयर इज़ नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप लाइक USA। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये चीज़ जो है वो हमारी कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल यूनिटी को जो है वो जस्टिफाई भी करती है। इसके बाद जो है दिस इंश्योर्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ऊपर। उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट कंट्रीज़ लाइक USA, ये भी बता दिया मैंने कि डुअल सिटीजनशिप है वहाँ पर। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड एज सिटीजन, इंडियन सिटीजन विद द राइट्स एंड ड्यूटीज़ यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो OCI की बात करें तो 2000 में
ऑन प्रवासी भारतीय दिवस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द प्रोविजन ऑफ OCI। उसके बाद क्या हुआ कि 2003 में अमेंडमेंट हुआ तो इंट्रोड्यूस्ड OCI प्रोविजन फॉर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन POI फ्रॉम 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एक्सक्लूडेड दोज ऑफ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ओरिजिन्स। फिर 2005 में अमेंडमेंट हुआ तो एक्सटेंड किया गया इसको OCI एलिजिबिलिटी टू PIO फ्रॉम ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। OCI कार्ड स्कीम जो है फॉर्मली लॉन्च हुई थी, जो आपकी ये डेट आपने ध्यान रखने हैं खासकर 19 अगस्त 2002 को। उसके बाद PIO कार्ड स्कीम ऑलरेडी इन ऑपरेशन बट मर्ज्ड विद OCI इन 2015, ये भी आपको डेट का पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो 2015 में अमेंडमेंट हुए तो मर्ज किया गया PIO और OCI स्कीम्स को, न्यू टाइटल दिया गया ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। इसके बाद जो इलेक्टिव डेट ऑफ मर्जर था वो आप इफेक्टिव डेट थी वो 9 जैन। तो 9 जैन को क्या होता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि 9 जैन को कौन सा डे मनाया जाता है। उसके बाद जो था आपका बेनिफिट की बात करें तो लाइफ लॉन्ग वीज़ा दिया गया भारत में आने के लिए। पैरिटी विद NRIs, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड्स, तो ये सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड करवाई गई। नो पॉलिटिकल राइट्स एंड नो राइट्स टू एक्वायर एग्रीकल्चरल लैंड, तो ये भी खास करके ध्यान दीजिए, ये पूछा जाता है UPSC वगैरह में इस तरह के स्टेटमेंट्स। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड थी। बाकी आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।